देखिए, पशुपति पारस को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया क्योंकि उनका आधार वोट जो है कुछ था नहीं। रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत जो है वो चिराग पासवान बनकर उभरे हैं। पिछले 5 साल में रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई थी 2020 में अक्टूबर में। तब से नीतीश कुमार और उनके बीच तल्खी हुई, जिसके कारण नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की। 5 सांसद पशुपति पारस के साथ गए। उसके बाद पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने। पशुपति पारस और रामविलास पासवान के संबंध मधुर थे, यहाँ तक कि पशुपति पारस राजनीतिक रूप से उनका सारा काम जो है हाजीपुर में वो देखते थे। लेकिन चिराग पासवान जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी बनकर उभरे हैं। बीजेपी ने इसको ग्राउंड रियलिटी के रूप में समझा और इसी के नाते 5 सीट चिराग पासवान को देने का काम किया। अब पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या उनकी दाल गल पाएगी? बिना महागठबंधन के सपोर्ट के उनकी दाल गलेगी नहीं, वो जीत नहीं पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिंह जी, जो कि चीफ विप भी हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। सुनील जी, पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया, क्या आप लोग महागठबंधन से सपोर्ट करेंगे या शामिल कराएंगे उनसे? देखिए प्रकाश जी, पहला तो ये आपको समझना है कि ऐसे गद्दारों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। और देखिए किस तरह से इस तरह के जो राजनीति में 2, 4, 10 इस टाइप के व्यक्ति हैं, आपने हाल के दिनों में भी देखा होगा। तो ये तो देखिए ये फूके हुए कारतूस हो गए। अब इनको आप दूसरे रूप में फ्यूज बल्ब भी कह सकते हैं। अब तो इनके हाथ में चंपरास का डब्बा दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई चंपरास वगैरह है नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल पूर्व में भी इस तरह के मृत प्राय लोग जो राजनीति में हो चुके थे, उनको उन्होंने उदारतापूर्वक अवसर दे करके वो अपना खामियाजा भुगत चुके हैं। तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल में ही इतने वरिष्ठ लीडर हैं, इतने सीनियर हैं कि उनको एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है। तो ये लोग कहाँ इस फूके हुए कारतूस का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और देखिए यह हम अपना व्यक्तिगत रूप से आपको बता सकते हैं। वैसे जो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, उनका निर्णय अंतिम होता है, आप भी समझते हैं इस बात को। लेकिन मैं भी अच्छी तरह से समझ रहा हूं अपने पार्टी के बारे में कि ऐसे हुए फूके हुए कारतूस फ्यूज बॉल को वो बटोरना नहीं चाहिए। और राजनीतिक रूप से आपको क्या लगता है, पासवान वोट जो 5% है, क्या बीजेपी ने भांप लिया इसका कि इस बात को कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है, न कि पशुपति पारस के साथ? देखिए बीजेपी के बारे में, चाहे ये जो अभी नीतीश बाबू का पार्टी जो है जदयू पार्टी, पता नहीं एमपी चुनाव के बाद रहेगा भी या नहीं रहेगा, विलीन हो जाएगी। तो इन लोग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। वैसे आप ठेला वाला, खोमचा वाला, सब्जी वाला, किसी से बात कीजिए, सभी लोग बोलेगा कि यदि जो पासवान जाति का वोट है वो उनके भतीजा के पास है, चाचा के पास कुछ नहीं है, वो काली डब्बा है। आरजेडी उनको नहीं लेने वाले। देखिए सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई। पहले भी हम लोग इस तरह के मृत प्राय कई लोगों को राजनीतिक रूप से जिंदा किए और उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा है। देखिए, तो ये बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल पशुपति पारस से दूरी बनाएगा क्योंकि उनके पास कोई आधार वोट नहीं है और इनका भी मानना है कि पासवान वोट जो है चिराग पासवान के साथ है, इसलिए अपने दल के किसी दलित समाज के नेता को आगे बढ़ाएंगे और हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे। तो इसलिए अब ये दिखता है कि अगर पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ते भी हैं तो हाशिए पर रहेंगे, क्योंकि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बनकर उभरे हैं और बीजेपी ने इसे महत्व दिया है और भांप लिया और उसी के तहत 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी को अलायंस के तहत दिया गया है। बैक टू यू प्रकाश जी। बहुत ज्यादा विकल्प अब नजर नहीं आते, जैसा जिक्र अभी जो है आप भी यहां पर कर रहे थे। तो क्या विकल्प अब कुछ बचते हुए नजर आते हैं राजनीतिक तौर पर भी पशुपति पारस के पास? देखिए, पशुपति पारस की उम्र भी हो गई, बीच में तबीयत भी खराब रहती थी और प्रिंस जो रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान के छोटे भाई के जो बेटे थे वो भी सांसद थे, तो उन्होंने भी चिराग से किनारा किया, तो वो दोनों हाशिए पर जाएंगे। और यहाँ तक कि जो पता चल रहा था बात कि बीजेपी ने गवर्नर का पद ऑफर किया था पशुपति पारस को, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो राजनीति में क्या होता है, महत्वाकांक्षा बढ़ी रहती है जब आप लंबे समय तक एमएलए एमपी रहते हैं। तो
रामविलास पासवान के छत्रछाया में पशुपति पारस या उनका पूरा परिवार फला फूला, तो शायद इसी के तहत वो देख रहे होंगे कि मेरा अभी भी साम्राज्य कायम है और मेरा आधार वोट अभी भी कायम है, लेकिन पानी काफ़ी सिर से ऊपर बह चुका है और चिराग पासवान एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं और पासवान वोट मजबूती के साथ उनका है, उनके साथ है चिराग पासवान के। इसीलिए पशुपति पारस का एरा खत्म हो गया और चूंकि रामविलास पासवान की सीट से लड़े थे पशुपति पारस, उस समय बिल्कुल जीवित प्रकाश थे जी, रामविलास पासवान। राजनीति में समय के साथ महत्व भी बदल जाता है। लोग अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, खुद को हनुमान बताया, लेकिन चिराग को मौका नहीं मिला, चाचा को मौका मिला, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है पशुपति पारस ने, लेकिन हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि हाजीपुर, जिस पर वो अपना दावा ठोकते हैं क्योंकि वही सीट उनके बड़े भाई रामविलास पासवान की थी और वहीं से चिराग पासवान उम्मीदवार बनेंगे, तो चिराग के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं पशुपति पारस। हाजीपुर सीट जो कि परंपरागत सीट है, एलजेपी की सीट रही है वो, और अब इसी विरासत की लड़ाई है चाचा और भतीजे के बीच, और अब ये अटकलें हैं कि पशुपति पारस मुकाबला कर सकते हैं चिराग पासवान का हाजीपुर से। चुनाव हिमालय के तरह, हिमालय जैसे अडिग है, हिमालय के तरह हमारा प्रण भी अडिग है कि हमारे नेता हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है ये देखा जाता है। युद्ध के मैदान में सामने में कौन है। युद्ध के कृष्ण ने कहा अर्जुन से, मत प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर, युद्ध के मैदान में हम जाने के लिए तैयार हैं। तो पशुपति पारस जो है अपनी राजनीतिक जो है पृष्ठभूमि बचाने की कोशिश इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस वक्त चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में इस वक्त बीजेपी पर आरजेडी की तरफ से बड़ा हमला जो है वो बोला गया है। बीजेपी पर आरजेडी के मनोज झा की तरफ से हमला बोलते हुए कहा गया है कि बीजेपी ने साथियों को अकेला छोड़ दिया है, गठबंधन सीटों पर फैसला जो है वो जल्द दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी पर आरजेडी के मनोज झा की तरफ से बड़ा हमला बोलते हुए कहा गया कि अपने साथियों को अकेला बीजेपी छोड़ रही है, गठबंधन सीटों पर भी फैसला हम जल्द ले लेंगे। आपको बताएं कि आरजेडी कह रही है कि हमारी सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। अरे हर दल का अपना तरीका होता है, अपने होते हैं, अपने पूरा एक कैनवास पे देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र में क्या कौन सा दल और किस प्रकार के उम्मीदवार का चयन होगा। अब जाहिर है उन्होंने कर लिया, कितनी निराशा है, कितने लोग परेशान हैं, ये मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं और एनडीए के लोग जानते हैं। तो लगातार चुनावों को लेकर हलचल तेज है और अब महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में राज ठाकरे की मुलाकात विनोद तावड़े से हुई है और होटल में ये मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि अमित शाह से भी आज मुलाकात का कार्यक्रम है, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पहले से यह खबर आ रही थी कि महाराष्ट्र में जो एमएनएस है वो एनडीए का हिस्सा हो सकती है और उसको लेकर हलचल तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि अमित शाह से भी मिल सकते हैं, जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। इससे पहले विनोद तावड़े से मुलाकात हुई है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा